नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं छछनामा के बारे में। छछनामा एक किताब है जो बेसिकली अराबियन अटैक जो था सिंध के ऊपर 712 ईडी में जो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम की अगुवाई में, उसके बारे में बात करता है। छछनामा सिर्फ इसी चीज़ के लिए नहीं जाना जाता कि ये मोहम्मद बिन कासिम का अटैक इसने रिकॉर्ड किया है, बट ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये राजा दाहिर जो उस टाइम पे राजा थे सिंध के, उससे पहले जो राजा हुए थे राजा राय साहसी, उनके बारे में भी बात करता है। और राजा छछ जिसने उनका थ्रोन जो था वो कैप्चर कर लिया था, उसके बारे में भी बात करता है। तो हमें सिंध की जो हिस्ट्री है उसके बारे में 712 एडी या उस टाइम के जो अर्ली मेडिवल पीरियड का टाइम था उसके बारे में ये एक बहुत अच्छी जानकारी प्रोवाइड करता है। छछनामा बेसिकली अल कूफ़ी ने लिखी थी और ये एक ओरिजिनल वर्क नहीं है बल्कि एक ट्रांसलेशन है अरबिक वर्क की। एक अरबिक वर्क था, उसको अल कूफ़ी ने ट्रांसलेट करके पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था। छछनामा के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है वो राजा राय साहसी और राजा छछ के बारे में है, और सेकंड पार्ट जो है वो डील करता है मोहम्मद बिन कासिम के इंडिया अटैक के ऊपर। अब छछनामा इसीलिए इम्पॉर्टेंट भी हो जाती है और ये हिस्ट्री जो है, ये बुक जो है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसने एक ऐसी चीज़ को रिकॉर्ड किया है जिससे कि बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान दोनों का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। छछनामा में मोहम्मद बिन कासिम जिस टाइम पे इंडिया में आया था, तो उससे पहले इस्लामिक इन्वेजन इंडिया में होते रहते थे, पर वो एक पहला इन्वेजन था जिसमें मुस्लिम जो रूलर थे उनको एक स्ट्रांग फुट होल्ड इंडिया में मिला था। तो इस चीज़ के लिए छछनामा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों में छछनामा जो है हिस्ट्री के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। आल्दो पाकिस्तान में मोहम्मद बिन कासिम को एक फाउंडिंग फादर के रूप में भी देखा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ये कहा जाता है कि वो पहला एक ऐसा शख्स था जिसने इस्लाम का परचम जो था भारत की या हिंदुस्तान की सरजमीन पे फहराया था। तो उन लोगों के लिए मोहम्मद बिन कासिम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ही मोहम्मद बिन कासिम के लिए इंडियन जो नैरेटिव है उसमें इसको लुटेरा, कातिल, ये सब एपिथेट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। बट छछनामा जो है वो बेसिकली इन सब चीज़ों को डील नहीं करता है। वो सीधे सीधे कहानी बताता है सिंध की हिस्ट्री के बारे में जो राजा राय साहसी से शुरू होती है। आज हम इसके पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो जो छछ था, छछ एक बेसिकली किताब में दिखाया गया है कि वो एक गरीब ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण जो थे उस टाइम पे राजाओं के पास जाया करते थे काम ढूंढने के लिए। तो वैसे ही सिंध के किसी दूर दराज के गांव में छछ रहा करता था। तो वहाँ से उठ के वो सिंध चला गया और वहाँ पे राजा के पास उसने काम मांगा। तो वहाँ पे उसे काम मिला। राजा का एक मंत्री था, उसका नाम राम बताया गया है छछनामा में। तो राम ने उन्हें जो छछ थे उन्हें काम दिया, उनको एक अकाउंटेंट के रूप में अपने पास वहाँ पे रखा। और राजा राय साहसी के नज़दीक छछ जाना चाहता था, तो उसको इससे बढ़िया मौका नहीं मिला क्योंकि राम जो था वो राय साहसी का बहुत करीबी था। तो उसने अकाउंटेंट बन के काम संभालना स्टार्ट किया और वो हमेशा मंत्री राम के साथ कोर्ट में जाना स्टार्ट करता था। और बीच बीच में मंत्री जो थे वो बीमार भी होते थे, तो उस टाइम पे उसे एक बहाना मिल जाता था राजा के साथ 1-to-1 इंटरेक्ट करने का। तो उसी इंटरेक्शंस में राजा जो था राय साहसी, उसको इसके ऊपर जो क्रेडिबिलिटी थी, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका जो हार्ड वर्क था, उसको बहुत पसंद आया राजा को। और राजा ने उसको अपना कोटियर मतलब बना लिया और उसको अपना राजकाज संभालने के लिए, उसका जो अकाउंट्स थे देखने के लिए उसको बुला। राम मंत्री जो था तो उसने भी इसको छछ को आशीर्वाद दिया कि तू राजा का काम संभाल। तो धीरे धीरे वो राजा का बहुत ही ज़्यादा क्लोज बन गया। तो वो राजा के इवन चैम्बर्स में अब आने जाने लगा। राजा के अकाउंट्स को लेके, राजा की जो दिनचर्या होती थी उस सब के बारे में वो एक डिटेल्ड रिकॉर्ड अपने पास रखता था। तो उसी टाइम की बात है, एक बार राजा ने उसे अपने राजमहल में बुला लिया और वो शाम का वक्त था। तो उसने खाने पे भी उसको बुलाया और अपने चैम्बर में वहाँ पे उसको ले लिया। तो राजा राय साहसी और छछ जिस टाइम पे वार्तालाप कर रहे थे, तो उसी टाइम राजा की जो एक क्वीन थी उसका नाम था सुगंधी देवी। तो सुगंधी देवी जो थी, तो उसने जिस टाइम राजा राय साहसी के साथ बैठे हुए कोटियर जो था उस टाइम छछ, उसको देखा तो वो काफ़ी अट्रैक्ट हो गई उससे। तो उसने सोचा कि मैं इसके साथ बात
करती हूँ। तो उसको मौका नहीं मिलने लगा, तो वो जब भी उसको कोई मौका मिलता तो कोशिश करती थी कि वो चच के करीब पहुँचे। तो ऐसे ही 2-3 इंटरेक्शंस के बाद उसने चच के पास जाके उसने कहा कि वो उससे अट्रैक्ट हुई हैं और वो चाहती है कि वो उसके साथ थोड़ा अपना संबंध आगे बढ़ाए। तो छच ने उसको मना कर दिया। छच ने कहा कि राजा का वो एक बहुत ही विश्वास पात्र है और वो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि जिससे राजा का जो उसके प्रति विश्वास है वो टूटे। तो उसने उसका जो प्रणय निवेदन जो था उसको ठुकरा दिया। लेकिन रानी सुगंधी देवी भी पीछे हटने वाली नहीं थी। वो कंटिन्यूसली उसने अपना जो प्रपोजल था उसके सामने रखती रही। तो थक हार के मंत्री उस टाइम जो जज था, तो उसने उसके साथ एक डील की। उसने कहा कि मैं आपके साथ बात करूंगा, हम थोड़ी देर मिलेंगे, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं होगा। तो वो डील जो थी रानी ने स्वीकार कर ली। लेकिन जब वो थोड़े दिन मिले और उसके मिलने के बाद जो बाउंड्री थी सब वो टूट गई और वो दोनों जो थे एक दूसरे के लवर्स जो थे वो बन गए। तो उसी समय की बात है कि राजा की भी जो एज थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी और एक ऐसा समय आया जब राजा ये निश्चित हो गया कि राजा अब मरने वाला है। रानी सुगंधी एक बहुत ही अच्छी स्टेट्समैन भी थी। तो वो जानती थी कि जैसे ही राजा की डेथ होगी वैसे ही जो दूसरे क्लेमेंट्स हैं थ्रोन के, जो चाहते हैं कि थ्रोन जो है वो उनके पास चला जाए, तो वो वहाँ पे आ जाएंगे। तो इसीलिए रानी ने जज के साथ इस चीज़ को डिस्कस किया। कहा कि अगर राजा की मृत्यु हो जाती है तो उस समय क्या किया जाए। तो वो पहले ही रेडी थे इस चीज़ के लिए कि राजा की मृत्यु के बाद क्या होगा। तो वही चीज़ हुई। राजा जो था वो स्वर्ग सिधार गया। राजा की डेथ हुई। तो जैसे ही राजा की डेथ हुई तो प्रायर जो उन लोगों ने अपना कमिटमेंट था उन दोनों का, रानी सुगंधी का और मंत्री छच का, तो वो वहाँ पे सामने दिखा। रानी सुगंधी ने उसको जल्दी अपने पास बुला लिया। छच जैसे ही उसके पास गया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पहले राजा के जो मरने की जो खबर थी वो छुपा दी। जिन लोगों को वो चीज़ पता थी उनको महल के अंदर बंद कर दिया और ढोल नगाड़ों के साथ ये घोषित करवाया कि राजा ने मंत्री छच को अपना रेजेंट चुन लिया है, वो उसके बिहाफ पे राज करेगा। तो जब ये चीज़ हुई तो जितने भी कोर्टियर्स थे, जितने मिनिस्टर्स थे, जो क्वीन सुगंधी देवी को लगता था कि ये मेरे अपोनेंट्स हैं, तो उनको भी वहाँ पे बुलाया गया और उन सबको चूज़ किया गया, उनको मार्क किया गया और उसके बाद उन सबको एक चैम्बर में बुलाया गया कि वहाँ पे आप आइए। उन सबको चैम्बर में क्लोज करके उनकी हत्या करवा दी गई और उसके बाद जो ये छच था, छच को क्वीन ने अपना रेजेंट बना के प्रेजेंट किया। तो छच के पास अनलिमिटेड पावर आ गई। ऑलरेडी वो राजा का काम संभालता था और लोगों के बीच में उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते थे और उसका मान सम्मान भी बहुत ज़्यादा करते थे। तो इस वजह से लोगों ने ज़्यादा बात नहीं की। जो अपोनेंट्स थे वो ऑलरेडी रानी सुगंधी ने एलिमिनेट कर दिए थे। तो थोड़े ही दिनों के बाद जो सुगंधी देवी और छच थे, इन दोनों ने आपसी समझौते के तहत उन्होंने शादी भी कर ली और इसको फुल फ्लैज जो छच था इसको राजा वहाँ का सिंध का घोषित कर दिया गया। जैसे ही सिंध का राजा इसको घोषित कर दिया गया वैसे ही इसने अपनी जो बाउंड्रीज थी, जो सिंध की बाउंड्रीज थी, तो उनको डिमार्केट करना स्टार्ट कर दिया। जहाँ जहाँ इसकी थ्रेशोल्ड था, इसके राज्य का एक्सटेंशन थी, तो वहाँ पे इसने अपने वहाँ पे निशानदेही डालना स्टार्ट कर दी। और उसी टाइम पे महारथ नाम का एक चित्तौड़ का राजा था, उसने भी इसके सिंध के ऊपर चढ़ाई कर दी। सिंध को फाइट के लिए मतलब उसने ललकारा। तो अब ये नया नया राजा था और किसी दूसरे राज्य के राजा ने इसको युद्ध के लिए ललकारा है, तो इसको लगा कि अब मुझे ये युद्ध करना ही पड़ेगा। तो ये युद्ध में वहाँ पे चला गया। युद्ध में इसकी कूटनीति वहाँ पे सामने आई। जब राजा महारथ और ये आमने सामने हुए तो इसने कहा कि महाराजा जो महारथ था उसके सामने बोला कि हम दोनों ये युद्ध चाहते हैं, लेकिन हम सेनाओं को इसके बीच में हम सेनाओं की क्षति होगी, तो मैं नहीं चाहता कि सेना की कोई क्षति हो। इससे अच्छा ये है कि हम दोनों द्वंद्व लड़ें। द्वंद्व एक बैटल होता था, एक डुअल फाइट होती थी, जिसमें बेसिकली जो सोल्जर्स थे वो आपस में नहीं लड़ते थे, बल्कि दो अपोनेंट्स एक दूसरे के साथ लड़ते थे। जो जीतता था उसी की सेना जो थी वो विक्टर कहलाती थी। तो राजा महारथ बेसिकली एक सीजन्ड सोल्जर था।
तो उसने जब देखा कि एक छछ एक ब्राह्मण आदमी मेरे से लड़ने के लिए आ रहा है, तो वो समझ गया कि ये ज़्यादा इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, या उसके बल मतलब उसका ज़्यादा नहीं था। ही वॉज नॉट फोर्सफुल, वो लगता नहीं था कि मतलब उसमें कोई किसी तरह की उसका जो बनावट थी शरीर की वैसी नहीं थी कि वो एक सोल्जर लगे। तो महारथी उसको महारथ जो चित्तौड़ का राजा था उसको लगा कि मैं इसको थोड़ी ही देर में हरा दूंगा, तो उसने वो डुअल जो था वो एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन वहाँ पे फिर उसने अपनी कूटनीति के सहारे से एक धोखाधड़ी के ज़रिए जब फाइट स्टार्ट हुई तो उसने जो महारथ राजा था चित्तौड़ का उसकी गर्दन कटवा दी, उसकी गर्दन काट दी। कि जब राजा मर गया तो सेना का बल आधा वहीं पे ख़त्म हो जाता है, तो सेना चित्तौड़ की वो वहाँ से भाग गई। तो जब उसको चित्तौड़ के ऊपर विजय मिली तो उसकी क्रेडिबिलिटी उसके लोगों में फिर से बढ़ गई। तो उसी समय वो वहाँ से वापस आया, तो अपनी बीवी सुगंधी देवी के साथ उसने काफ़ी समय तक राज किया। उसके बाद जब उसकी डेथ होती है तो उसके बाद उसका भाई जो था चंदर, उसको राज मिला। और चंदर की जब डेथ होती है तो चंदर का लड़का था दाहिर, दाहिर को सिंध का राज मिला। ये वही दाहिर था जिसके साथ मोहम्मद बिन कासिम ने लड़ाई लड़के पहली बार मुस्लिम स्टेट जो था इंडिया में एस्टेब्लिश किया। तो जो राजा दाहिर की स्टोरी है, राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जो छछनामा में बताया गया है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एक छोटी सी एक शुरुआत है, बेसिकली इसमें हम इस्लामिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है, किस तरह से इस्लाम इंडिया में आया और किस तरह से एक इस्लामिक स्टेट जो था वो इंडिया में बना, और किस तरह से अगले 700-800 सालों तक एक रूल जो था, एक न्यू सिविलाइजेशन, एक नया, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने जो एक नया धर्म स्थापित किया था अरबिक वर्ल्ड में, वो किस तरह से भारत में आया, किस तरह से उसकी रूट स्प्रेड हुई, वही हम नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।